हेलो एवरीवन। आज है अपने 10th विज्ञान का जो 2024 में आने वाला है पेपर वो ही, और 70 नंबर आपके पक्के इस पेपर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप अगर पूरा आप अटेंड करोगे तभी आपको पूरा मिलेगा ना। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा के पूरा अटेंड करना है। 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे और वन शॉट में ही ये अब मैंने ट्राई करने का कोशिश किया है। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है वो यहीं से ही आएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। आपके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के पूरे इंक्लूड कर रखे हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस की बारी। सबसे पहले अपने गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे इजी सवाल पूछा है कि आपको कम से कम ये सूत्र जो है, फॉर्मूले आप सब अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको बहुत ही जरूरी है। और फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी होता है एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही इधर उधर थोड़ा सा उसमें फॉर्मूले में चेंजेस करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट अपने क्वेश्चंस का आंसर हो गया F बराबर R/2। ये लेंस वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से आप करके जाना, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आने की संभावना है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस फोकस दूरी अपने को पता है F होता है, और F दी हुई अपने को 10 मीटर। और इसकी समता क्या होती है। समता देखो डायोप्टर में मापी जाती है, और जो समता का सूत्र होता है अपने को आना चाहिए। जो समता होती है वो फोकस दूरी की उल्टी होती है। P बराबर 1/F इसका फॉर्मूला होता है। P बराबर 1/F में अपन फॉर्मूले में सारी अपने जो भी दिए हुए हैं लिख लेंगे डिटेल्स कि फोकस दूरी दी हुई है, तो फोकस की दूरी की जगह फोकस दूरी रख देंगे, और 0.1D इसका आंसर हो जाएगा। और माइनस किस लिए लगा ये तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा माइनस लगता है। -0.1D इसका आंसर रहेगा। और बच्चों, ये 101% ये आपके क्वेश्चन, ये इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। इस ये वाले वीडियो अच्छे से देख लेना, और मैंने फटाफट इसको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करी है। थर्ड क्वेश्चन है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। अब देखो, लंबवत बोला है, लंबवत आपतित होती हैं तो आपको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, जब लंबवत आपतित होती है तो कितना कोण रहता है, और जब ये अपने को अच्छे से पता रहता है। और लंबवत का आला तो अपने को अच्छे से पता है, क्योंकि अच्छे से याद कर रखा है। जब भी प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो 90 डिग्री का कोण अपवर्तित कोण जो 90 डिग्री का बनता है, अर्थात 90 डिग्री के बाद वो अपवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो, अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, इनके कौन कौन से पे रखने पे F पे रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, और 2F पर रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। पूरे अपने बुक में सारणी दी हुई है, अपने को अच्छे से याद कर लेना। और अपने को पता है फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर अगर रखी हुई वस्तु हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनेगा। देखो, ये तो 4-5 बार रिपीट भी हो गया ये वाला जो क्वेश्चन है, निकट बिंदु वाला। निकट बिंदु, श्वसन नेत्र का निकट बिंदु अपने को पता है 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो आपको ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चंस, बच्चों वो ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया सा निकाल के दे देंगे, बस उसमें ही थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा सा चेंजेस करके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से देखो, इनसे आसपास के जो टॉपिक है उनको कवर करो। अभी भी टाइम है 29 को ही अपना का एग्जाम तो साइंस का। तो कोई नहीं, आप 2-4 जो एग्जाम जो अपने ये मॉडल पेपर मैंने सारे कराती है वो 4-5 बार आप देख लेना, इनसे ही हो जाएंगे। इनसे बार एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की। देखो, वापस वही आ गया, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण सही रहता है, कौन सा लेंस सही रहता है। क्या है, पहले बात तो आपको रहना चाहिए एक दर्पण रहेगा या फिर लेंस रहेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस अगर लगा लेगा अपने चश्मे में तो वो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष उसका दूर हो जाता है। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है। देखो, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, विचलन किसका ज्यादा होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रकीर्णन कौन से रंग का सबसे ज्यादा होता है? नहीं, ये कौन से रंग से सबसे कम होता है? तो सबसे ज्यादा अगर बोलते तब तो अपन बैंगनी रंग करते, पर इसमें सबसे कम पूछा है, सबसे कम होता है लाल रंग का। तो सर्वाधिक विचलन और सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, और सर्वाधिक सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन और विचलन कम होता है। अब आ गया 10th सवाल की, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग लिया जाता है? कौन सा पदार्थ को अपन काम लेते हैं अमोनिया गैस को शुष्क बनाने के लिए? तो ये 101% ये क्वेश्चंस आने वाला है अपने को। और जो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो ही अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नाम पूछ लिया एसिटिक एसिड का, और ये किसको नहीं पता होगा? ये सबको ही पता होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड सबसे इजी है। एसिटिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। अपने को अच्छे से पता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आता है। ये जो वर्ड एसिटिक एसिड हर जगह में ये काम लिया जाता है। जो सिरका होता है वो भी एसिटिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो ब्यूटेनॉन, नॉन आ गया ना पीछे, नॉन मतलब कीटोन, कीटोन ग्रुप का जो है वो ही क्रियात्मक समूह इस क्वेश्चंस में इसका क्वेश्चंस का आंसर रहेगा। क्योंकि अगर ओल आता तो होगा कि एल्कोहल होता, पर नॉन आया तो इसका मतलब ये कीटोन क्रियात्मक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। 13 क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल, देखो नॉल आ गया इसमें। प्रोपेनॉल एक होता है प्रोपेनॉल, और एक होता है मेथेनॉल। जो प्रोपेनॉल होता है और एक एथेनॉल, ये तीनों होते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और मेथेनॉल। जो प्रोपेनॉल है ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, एथेनॉल और मेथेनॉल तो पूछे जा चुके हैं। तो देखो प्रोपेनॉल का सूत्र कौन सा होगा? जो ये अपने क्रियात्मक समूह तो ऑल एल्कोहल क्रियात्मक समूह, ये तो अपने को पता चल गया। इसका आंसर होगा C3H7 और OH। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अपने को पता, लाइसोजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है, इसको एमाइलेज भी कहते हैं। अब देखो मूत्र का निर्माण वक में होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड हो गए, और बहुत कम जो ऐसे हो गए वो अपने को बिल्कुल मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो अपने को बिल्कुल ही अपन ने देखा ही नहीं, वो एक या दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो अपन ने पढ़े हैं अच्छे से। जल में घुलनशील जो होता है अपने को पता, विटामिन सी और बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और जो के, डी, ई और ए विटामिन होते हैं वो जल में अघुलनशील रहते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है कि कृमि रूप परिशोषी का भाग होता है। अब इसको अपन सूतांत्र को नहीं कहेंगे, वहतांत्र को नहीं कहेंगे, सीकम जो होता है वो परिशोषी का भाग होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, देखो पीयूष ग्रंथि से होता है, या फिर पीनियल ग्रंथि से होता है, या थायराइड ग्रंथि से होता है, या फिर अग्नाशय से होता है। अब अपने को अच्छे से पता है जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और इसकी जो इंसुलिन अगर ये बंद होता है स्रावित होना, तो जो अपने को मधुमेह रोग हो जाता है। को मुकुलन जो अलैंगिक जनन है, जनन का एक पार्ट है, वो किस में पाया जाता है? अपने को पता है मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अभी भी टाइम है, आप अच्छे से इन टॉपिक को कवर कर लेना। पुष्प के कितने भाग होते हैं? देखो अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी कौन सा क्वेश्चन होगा? पुष्प के कितने भाग होते हैं अब अपन ने अच्छे से पढ़ा है। आगे है 50 नंबर के वर्णनात्मक कुल 11 प्रश्न है। 101% यहीं से ही सवाल आपके आ जाएंगे। अब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में देखते हैं अपन पहला, कि देखो पहला ही उसमें भी अपन ने देखे थे जो MCQ, उसमें भी लेंस वाले क्वेश्चन में से सबसे पहले क्वेश्चन आया था लेंस वाले चैप्टर में से, और इसमें भी सबसे पहले लेंस वाले चैप्टर में से ही क्वेश्चन आया है। तो अब एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर जो वस्तु की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर अपने को दी गई है। जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बता रहा है कि वस्तु का दोगुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अपन को अच्छे से क्वेश्चंस को पहले समझने हैं कौन कौन से दी गई है। देखो वस्तु की दूरी दी गई है, और अपने को वस्तु से दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है ये बताया गया है। अब अपन को वास्तविक और आभासी कौन सा बनता है, दोनों दशाओं में अपने को उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब ये भी आपको पता रहना चाहिए
चाहिए जब वस्तु बाईं ओर है या फिर दाईं ओर है। अब वस्तु को देखो इसमें भी बता रखा है कि जब वस्तु जो है वो बाईं ओर रखी गई है तो अपने को फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आभासी के लिए अलग अपन को फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और वास्तविक के लिए करेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, जिनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको अपन पर्दे पर उनकी छाया नहीं बनती, वो आभासी ही रहते हैं। अब वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है अपने को पता है, और माइनस क्यों लगा है अपने को पता है। आभासी ये अपने को अच्छे से याद रखना है, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ही नेगेटिव ही रहेगी। कोई भी क्वेश्चन आओ, अगर वस्तु की दूरी दी हुई हो तो उसको यू से डिनोट करते हैं, और उसके आगे आप माइनस जरूर लगा लेना। कुछ भी दिया हुआ आपको आप माइनस अपने एड खुद से लगाना होता है, क्योंकि माइनस वहां दिया नहीं रहता, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी हुई होती है, और बाईं ओर रखी हुई होती है तो इसमें माइनस आता है। अब देखो शुद्ध प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बड़ा बनता है, तो अपन ने ये लगा लिया 2 गुना मतलब 2 गुना कर लिया अपन ने। और v माइनस वी बाई यू अपने को पता है ये फॉर्मूला। अब अपने को v ज्ञात करना है। v ज्ञात करने के लिए अपने को ये वाला सूत्र लगाएंगे, माइनस वी बाई यू बराबर +2, तो v अपने पास आ गया -2u। अब कुछ नहीं है, बस फोकस दूरी का अपने को फॉर्मूला लिखना है 1/f, जो अपने सूत्र होता है दर्पण वाला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र लगा देंगे और जो जो वैल्यू दी गई है वो अपन लिख लेंगे। ठीक है, u बराबर -25 था, मैंने बोला था वस्तु की जो दूरी होगी वो -25 होगी। अपन सारे यहाँ पे लिख लेंगे, f 1/f बराबर 1/-2u प्लस 1/u, और अपन एलसीएम ले लेंगे और जो माइनस से माइनस होगा वो कट जाएगा। f बराबर अपने पास आएगा -50 सेंटीमीटर। अपना था कि जब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है तो कितनी इसकी फोकस दूरी रहेगी। तो अपन देखते हैं, अब इसमें जो बनता है अपन ने देख लिया था, जो अपन ने फोकस दूरी आई थी वो क्या आई थी, माइनस आई थी। अर्थात जब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है तब आवर्धन ऋणात्मक होता है, अपने को ये याद रखना चाहिए। अब आवर्धन का फॉर्मूला लिख देंगे अपन -v/u, इसीलिए मैंने जो पिछली बार अपन ने किया था तब +2 लिया था, और इसीलिए इस बार जब क्योंकि प्रतिबिंब अपने को पता है वास्तविक है तो -2 इसका आवर्धन लेना चाहिए अपने को, और फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा और v बराबर 2u आ जाएगा। और अपन इसका जो फॉर्मूला है अपना 1/f बराबर, वो उसमें फॉर्मूले में अपन पूरे लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे। और अपने को पता है जो u बराबर क्या थे, u बराबर -25 थी। अपने को पता है वस्तु की दूरी माइनस में लिखते हैं, और 25 अपने को क्वेश्चंस में दी गई है। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और 3 का भाग दे देंगे, ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अब अपने को क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले और कौन सा दर्पण दिया गया है, कौन सा लेंस दिया गया है, कौन कौन सी चीजें क्वेश्चंस में दी रखी हैं। सबसे पहले जो भी दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में वो हम अपने को नोट करना होता है, क्योंकि अपन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अपने को पता भी नहीं चलेगा उत्तल दर्पण का निकालना है या उत्तल का निकालना है, लेंस का निकालना है, किसका निकालना है। इस चीजों पे आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन में से ही ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी है कि पीछे की ओर है, आगे की ओर है, वस्तु बाईं है, दाईं ओर है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस तरह से रखी हुई होती है, और वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, ये आप क्वेश्चन में से अच्छे से देखना। अब पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, पीछे जो एक मोटरसाइकिल भी आ रही है वो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करिए। अब क्या क्या चीजें दी गई है अपने को वो अपन लिखेंगे। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दी गई है वो 5 मीटर है, और फोकस दूरी अपने को पता है। कोई कोई बच्चे तो ऐसे ही डर जाएंगे, वक्रता त्रिज्या दे रखी है अब कैसे होगा। तो अपने को ये ध्यान रहना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी हाफ होती है फोकस दूरी, फोकस दूरी की डबल होती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या 5 दे रखी है तो फोकस दूरी हो जाएगी 2.5 मीटर दे रखा है। अब वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी दे रखी है 5 मीटर, अर्थात जो मोटरसाइकिल आ रही थी वो 5 मीटर दूर थी, तो वस्तु की दूरी को हमेशा अपने को नेगेटिव में ही लेना है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v अपने को निकालना है। वस्तु की दूरी को u करते हैं वो अपने को दी हुई है। अब दर्पण का सूत्र लिख लेंगे अपन,
सूत्र लिख देंगे अपन 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सूत्र लिख लेंगे और जो जो अपने को u दिया गया, अपने को पता -5 दिया गया था और f अपने को पता है, अपने 2.5 निकाल लिया। और फोकस दूरी के आगे प्लस इसीलिए लगाया क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल दर्पण की वो प्लस में ही लेते हैं। सारी वैल्यू रख देंगे और 1/v अपन निकालेंगे, फिर उल्टा करके v का मान निकल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और 3/5 होगा और v बराबर इसको उल्टा कर लेंगे 5/3 कर लेंगे तो v बराबर अपने पास आ जाएगा 1.67 मीटर। और जो दूरी होती है वो हमेशा मीटर में ही अपन को लेनी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है। और जब अपन समता ज्ञात करते हैं तब आपको सेंटीमीटर में उसको ज्ञात करना होता है। जो वीक आया अपने को वो अपने धनात्मक आया अर्थात नेगेटिव नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी सीधा और दर्पण से 1.67 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन के लिए अपने को फॉर्मूला पता है m बराबर -v/u। v अपने को पता है, अपन ने निकाला था, जो अपन ने निकाला अभी। अब अपन 5/3 के रूप में इसको लेंगे क्योंकि वो भी उधर भी अपने जो v है u है वो भी अपने 5 है, तो 5 के नीचे अपन 1 लगा देंगे और माइनस u के नीचे माइनस है, अपने को पता है क्योंकि वो वस्तु की दूरी है। और अब इसमें इसको ऐसे के ऐसे आवर्धन में v और u के मान अपन लिख देंगे और माइनस तो इसमें पहले ही लगा हुआ है और वस्तु की दूरी वो भी माइनस में है, तो इसका अपने आंसर और 5 से 5 कट जाएगा और 1/3 इसका आंसर रहेगा। प्रतिबिंब का साइज होगा वो वस्तु के साइज का 1/3 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक जो अपने को वो दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का भी दिया गया है और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया गया है। और ज्ञात कीजिए कि कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अधिक अपवर्तनांक जो है वो भी अपने ये लेंस वाले चैप्टर में ही दिया गया है। अब देखो जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक उसको कैसे लिखते हैं अपन, ए से हो गया एयर और जल से डब्ल्यू से हो गया वाटर, तो एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का है तो अपन ने डब्ल्यू की जगह जी लिख दिया, तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 होगा। ज्ञात क्या क्या करना है, कांच के सापेक्ष जल का देखो जैसे से लिखा हुआ ग्लास और सापेक्ष का हो गया एन और डब्ल्यू हो गया वाटर का, तो कांच के सापेक्ष जल का क्या होगा, जो एयर के सापेक्ष जल का होगा और फिर नीचे एयर के सापेक्ष ग्लास का होगा। ऐसा अपन इसको सूत्र में लिख लेते हैं और फिर ऐसा लिखने के बाद अपन वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे सारी। अपने को जल का अपवर्तनांक पूछा है तो अपन जल वाला डब्लू जो है वो ऊपर रखेंगे और फिर नीचे ग्लास वाला अपवर्तनांक रखेंगे। 8/9 अपने आंसर आ जाएगा। इसको कैसे पढ़ते हैं कि जो भी है वो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ने जिसका पूछते हैं उसको ऊपर रखते हैं। जल का पूछा तो जल को वाटर डब्लू ऊपर आ गया और अगर कांच का पूछते तो जी ऊपर आ जाता, तो 8/9 इसका आंसर हो गया। अब देखो वैसे ही जल के सापेक्ष पूछा तो जल के सापेक्ष पूछा तो डब्लू कर देंगे अपन और कांच के सापेक्ष जी लिख देंगे और कांच का पूछा है तो पहले जी लिखेंगे और नीचे डब्लू कर देंगे, कुछ नहीं इसका अपोजिट हो जाएगा। अब एक 1000 वोल्ट सामर्थ्य वाले एक वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो नीचे दिए गए हैं उनकी गणना कीजिए। सबसे पहले है कि हीटर से विद्युत धारा, हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है अपने को, ऊर्जा ज्ञात करनी है और हीटर को अपन 2 घंटे अगर उपयोग में लेंगे तो इसकी ऊर्जा किलोवाट घंटे में ज्ञात करनी है। तो हीटर से प्रवाहित धारा अपने को ज्ञात करनी है अर्थात आई अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने आपको अच्छे से बताया था जो भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो अपने को लिखना है। तो P दिया गया है तो 1000 वोल्ट लिख लिया अपन ने और V अपने को 250 वोल्ट दिया गया है, तो अपने को पता है P बराबर V इंटू आई, तो P और V के मान अपन लिख देंगे, इससे अपने के पास I निकल जाएगा। आई बराबर P/V 1000 इंटू 250 लिख देंगे तो अपने 4 एम्पियर अपने पास धारा आ जाएगी और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अपने को अच्छे से ये लिखना भी होता है। आई निकाल लेंगे तो अपने का 1 नंबर पक्का हो गया अर्थात 1 मार्क्स तो अपन ने गेन कर लिया। सेकंड है कि हीटर के तार का प्रतिरोध, और प्रतिरोध का सूत्र अपने को आना चाहिए R बराबर V² बाई P।
V दिया हुआ है, P दिया हुआ है, बस कुछ नहीं, वैल्यू लिखना है और अपने R आ जाएगा। V का स्क्वायर कर लेंगे और जो R होगा अपना आ जाएगा 62.5। हाँ बच्चों, जो मात्रक होता है वो यूनिट इनकी सब लिखनी जरूरी होती है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, तो अपन को 62.5 ओम लिखना होगा। हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊर्जा, अब ऊर्जा का यह फॉर्मूला है HVIT। अब H होता है उसको अपन ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, T होता है टाइम और V अपने को दिया गया है और I भी अपने पास है क्योंकि अपन ने ज्ञात कर लिया था। H बराबर VIT लिख देंगे अपन 250 इंटू 4 इंटू 60, तो अपने पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁴ जूल। अब है कि अपन हीटर को 2 घंटे चलाएंगे तो जो किलोवाट घंटे में ऊर्जा कितनी व्यय होगी वो अपने को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अपने को W बराबर P इंटू T करना है। शक्ति जो P है वो अपने दिया हुआ है और टाइम को अपन गुणा करेंगे तो किलोवाट घंटा में अपने पास आ जाएगा। तो अपन 1000 इंटू 2 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से अपन ने किया है, 1 1 करके 4 है तो 1 1 करके आपको मार्क्स मिलेंगे। जितने आप 3 सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, पर अपने को 4 के 4 सही करके आने ही आने हैं। फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और जो देखो विद्युत वाला चैप्टर में से सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए मैंने। आप बहुत ही अच्छे से इसको बस देख लेना कि किलोवाट घंटा में कैसे बदलते हैं, कौन सा क्या होता है, आप अच्छे से देखना। अब अपन देखते हैं IUPAC नाम। IUPAC नाम जरूर पक्का ही पक्का आने वाला है। अब आपको क्रियात्मक समूह देख के आपको IUPAC नाम इनके कार्बन काउंट करके अपने को IUPAC नाम इनके लिखने होते हैं। तो अपन देख लेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा और वो समूह है अपने कौन सा कीटोन वाला, तो प्रोपेनोन हो जाएगा फर्स्ट का। और दूसरे का है अपना एथ मेथ और प्रोप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ईन लग जाएगा प्रोपीन। ये हो गया मेथ एथ और प्रोपेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड की जगह प्रोपेनोइक एसिड अपन लिखेंगे। और नेक्स्ट आपको पता ही है एथेनॉल होगा। अब देखो जो साबुन वाला है क्वेश्चन, ये हमेशा आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर जितने भी मैंने आज तक मॉडल पेपर कर रहा है सब में ही साबुन वाला क्वेश्चन मैंने देखा है। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो लास्ट 2023 में आए थे उसमें भी साबुन वाला क्वेश्चन था और इस बार भी साबुन वाला क्वेश्चन आने वाला है और बिल्कुल ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन को बिल्कुल भी गलत नहीं करने, बिल्कुल भी इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए। और क्योंकि सिंपल चीज ही अपने गलत होती है इसलिए आप अच्छे से इनको देखना। साबुन कैसे मेल की कणों को साफ करता है, वो ये वाला प्रोसेस और मिसेल कण और अपवार्जक अच्छे से याद कर लेना। एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां और भौतिक रासायनिक गुण अच्छे से याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मैंने जो करवाया था उसमें भी ये एसिटिक एसिड और एल्कोहल दोनों ही आए थे। 101% ये आने ही वाला है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी, और टिप्पणियां वाले सवाल भी आता है। देखो साबुनीकरण वाला तो आना ही आना है। साबुनीकरण हो गया, एस्ट्रीकरण हो गया और संकलन अभिक्रिया, जो विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये अपने को अच्छे से याद करके जाना है। साबुनीकरण उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। अर्थात सोडियम और पोटेशियम लवणों को मिलाकर साबुन बनाते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के होते हैं। इसी प्रोसेस को अपन साबुनीकरण कहते हैं, अर्थात साबुन बनाने की प्रोसेस को साबुनीकरण कहते हैं। अच्छे से लिखना, देखो जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। या सोडियम लवण NaOH और पोटेशियम लवण KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड एस्टरीकरण, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण बन जाता है और जल बनता है। अपन ने जो अम्ल और क्षार और लवण वाले चैप्टर में देखा था, अपने अम्ल क्षार से रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर और जल बनते हैं। इसी प्रोसेस को अपन एस्टरीकरण कहते हैं। देखो कितने अच्छे से लिखा गया है कि जैसे ही अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, ऐसे ही अपन अम्ल और एल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर और जल बनता है। अब अपन को एग्जाम्पल देके ही दिखाना पड़ेगा। देखो अम्ल और एल्कोहल मिलकर सांद्र H2SO4 में उपस्थिति में एस्टर बनाता है और जल साथ में निकलता है।
अब आ गई अपनी संकलन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन संकलन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट संकलन अभिक्रिया होती है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो भी असंतृप्त होते हैं उनको संतृप्त में बदल दिया जाता है। अब देखो एथीन है, ये असंतृप्त है। असंतृप्त अपने को पता है कौन किसको कहते हैं, एथीन और एथाइन, अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपन असंतृप्त कहते हैं। उनको अपन सिंगल बॉन्ड में बदल देंगे तो वो हो जाएगा संतृप्त। उत्प्रेरक अपने को पता, जो निकल है ये उत्प्रेरक के रूप में काम लिया गया है। यहाँ पे उत्प्रेरक वो होते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, या तो वेग को बढ़ा देंगे या फिर वेग को घटा देंगे, पर इसमें खुद उत्प्रेरक खुद में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। सारी ओनली रिएक्शन वाले फॉर्मूले ही अपने को लिखना है। ये रासायनिक समीकरण वाले फॉर्मूले में से क्वेश्चन आया है। एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या होता है और एथिल अल्कोहल इससे बनता है। तो ये अपने को देखो लिखा हुआ तो है, ये अपने को रिएक्शन लिखनी है। तो देखो आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको CH3COOH एंड वाला आंसर है, मैंने गलत से एक लिख दिया। एसिटिक एसिड और एथेनॉल हो गया और सांद्र H2SO4 हो गया। CH3CO और C2H5 और जल इसमें निकल जाता है। ये सेकंड का और ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का है। जो नीचे लिखा हुआ वो है अल्कोहल प्लस H2SO4, जिससे एथिल अल्कोहल बन जाएगा। आप देखना ये अच्छे से ऊपर लिखा हुआ है, नीचे इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। अपन थर्ड देखेंगे। अब देखते हैं कि जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसके अपन जो धोने का सोडा होता है, धावन सोडा, उससे अपन इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखो आप अच्छे से याद रखना, Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। धावन सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। इससे अपने को बनता है कि सोडियम एथेनोएट बनता है और CO2 गैस निकलती है और H2O बनता है। सबके साथ H2O ही बन रहा था। देखो एल्कोहल बना था, एथिल अल्कोहल प्लस जल बना था, इसमें भी जल बनेगा। तो मेंडल वाला आ गया, मेंडल के नियम और उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। मेंडल वाला नियम तो इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यह आता ही आता है। डार्विनवाद, लेमार्कवाद, ये भी आप अच्छे से याद करना। मेंडल के तीनों नियमों को बहुत ही अच्छे से याद करना, क्योंकि ये रिपीट सब हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट होता रहता है। सारे 2023 में भी आया था, 1 में भी आया था, 2022 में भी आया था और इस बार भी आएगा। और ये देखो थ्योरी वाला क्वेश्चन, परिवार नियोजन किसे कहते हैं और नियोजित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए और पोषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो एक तो पाचन तंत्र और जो भी पोषण प्रक्रिया है वो उसका वर्णन करना है। अच्छे से आप इसको देख लेना। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, ग्रसनी, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, अग्नाशय, रस स्रावित होता है, वो सारे अच्छे से याद करना। देखो बच्चों मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं और सारे आंसर्स भी बता दिए हैं और 1 शॉट में पूरा वीडियो बनाया गया है। अगर आपने ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने अगर वीडियो अंत तक देखा है तो आपको ये क्वेश्चंस आए होंगे, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली 29 को आपके जो पेपर होने वाला वो डेफिनेटली 100% बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।